नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय समसामयिकी के कुछ ऐसे तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो प्रारंभ करने के पूर्व आप सभी को बता दें कि पिछले 10 वर्षों की निरंतरता का पालन करते हुए उड़ान आईएएस अकादमी पुनः आपकी तैयारी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए लेकर आया है सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज, जो कि प्रारंभ हो चुका है 16 मई से। इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत कुल 72 टेस्ट की श्रृंखला आपको प्रदान की जाएगी। आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो आज की करंट अफेयर की श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस पर्वतारोही ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह प्राप्त की है? ऑप्शन है आपके पास नैना धाकड़, सुनैना यादव, पूनम चंद्रा या कुसुम दिवाकर। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो यहां पर देख पा रहे हैं आप, प्रविष्टि तिथि 3 जून 2021 की है। लिखा है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बस्तर की बेटी नैना सिंह धाकड़ को एवरेस्ट फतह करने पर दी बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बस्तर की पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ द्वारा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ठीक, तो यहां से आपके प्रश्न का उत्तर क्या मिलता है? नैना सिंह धाकड़ ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह प्राप्त की है। ठीक, तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नैना सिंह धाकड़। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 रिपोर्ट के अंतर्गत लैंगिक समानता में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ठीक, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपने सुना होगा इसके इस टर्म के बारे में। इस पर आधारित एक रिपोर्ट है जो जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों को शामिल किया जाता है, जैसे कि सामाजिक स्थिति क्या है, ठीक है, आर्थिक स्थिति क्या है, पर्यावरणीय स्थिति क्या है। इन बिंदुओं को आधार बनाकर ये जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है इसको जारी किया जाता है और हाल ही में 3 जून के दिन इसका तीसरा संस्करण जारी किया गया है। ठीक, तो आपको पूछ रहा है कि इसमें लैंगिक समानता, ठीक है, जो सामाजिक परिदृश्य है उसमें लैंगिक समानता भी एक बिंदु होता है। ठीक, उसके अंतर्गत प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन है आपके पास छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा या उत्तराखंड। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 3 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है? लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ देश में टॉप पर, यानी कि प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? छत्तीसगढ़ ने। नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 रिपोर्ट जारी की है। ठीक, नीति आयोग ने राज्यों की प्रगति संबंधी सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक यानी एसडीजी, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर आधारित रिपोर्ट है ये। ठीक, इंडिया इंडेक्स 2020-21 रिपोर्ट जारी की है जिसमें लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ टॉप स्टेट बना है। बता दें कि नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्यों की प्रगति के आधार पर उनके प्रदर्शन को आंका जाता है और उनकी रैंकिंग तैयार की जाती है। इस सूचकांक में ओवरऑल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने पिछली बार के मुकाबले अपने अंकों में सुधार किया है। वहीं 16 लक्ष्यों में से एक, ठीक है, कुल 16 बिंदुओं पर ये जारी किया जाता है। ये जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है इसमें से एक इंडेक्स होता है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी। ठीक, उसके अंतर्गत सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए छत्तीसगढ़ ने बाजी मारी है। ठीक, तो 16 में से एक पॉइंट है हमारा लैंगिक समानता, इसमें छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। ठीक, तो वापस आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में आपके पास ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ जो है उसने लैंगिक समानता में एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है,
मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों में कितने आवास स्वीकृत किए गए हैं? ठीक, आपको पता होगा पिछले वीडियोस में मैंने बताया है आपको कि ये शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, जो नगरीय क्षेत्र है यहां पर गृह निर्माण के लिए, ठीक है, 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। बीपीएल परिवार के नीचे रहने वाले लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए 2 योजनाएं चलाई जा रही है। एक योजना का नाम है मोर जमीन मोर मकान योजना और वहीं दूसरी योजना का नाम है राजीव आश्रय योजना। ठीक, मोर जमीन मोर मकान योजना और दूसरा है राजीव आश्रय योजना। ठीक, दोनों ही योजना किससे संबंधित है? नगरीय क्षेत्रों में आश्रय प्रदान करने से। जो बीपीएल परिवार रहते हैं वहां उन नगरीय निकायों में, उन नगरीय क्षेत्रों में उनको आश्रय प्रदान करने की योजना है। ठीक, तो अभी हाल ही में ये डेटा आया है कि इस योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों में कितने आवास स्वीकृत किए गए हैं। ठीक, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इस मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत कितने घर बनाने की योजना जो है वो स्वीकृत की गई है। चलिए, तो यहां पर देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल, शहरी गरीबों को मिलेगा सर्व सुविधा युक्त पक्का मकान। ठीक, 36,177 आवासों के लिए 1188.28 करोड़, ठीक है, 1188.28 करोड़ रुपए की राशि जो है वो स्वीकृत की गई है। ठीक, ये 2 भागों में बटा है। पहला है मोर जमीन मोर मकान योजना, ठीक है, इसके अंतर्गत नगरीय निकायों की 138 परियोजनाओं में बनने वाले 34,308 आवासों के लिए 1,066.18 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। ठीक, यानी कि ये जो 1188.28 करोड़ है इसमें से 1,066.18 करोड़ रुपए की राशि जो है ये मोर जमीन मोर मकान योजना को दिया जाएगा और इसके अंतर्गत 34,308 घर जो है वो बनाए जाएंगे। ठीक, इसके अलावा देखेंगे आप रायपुर विकास प्राधिकरण की परियोजना के अंतर्गत, यानी कि जो आरडीए है इसके अंतर्गत, रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके अंतर्गत 1869 आवास निर्माण के लिए 122.10 करोड़ रुपए जो है वो स्वीकृत किए गए हैं। ठीक, तो आरडीए के अंतर्गत कितनी राशि दिया गया? 122.10 करोड़। वहीं कितने घर बनाए जाएंगे बोलेगा तो 1869 घर जो है वो आरडीए के द्वारा, रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाए जाएंगे। तो आपको प्रश्न में क्या पूछा है कि ये जो मोर जमीन मोर मकान योजना है इसके अंतर्गत कितने घर बनाने का प्रावधान जो है वो किया गया है। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन में क्या था? 34,308, यही आपका आंसर होगा। 34,308 घर जो हैं वो इस योजना के द्वारा अभी बनाए जा रहे हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है हाल ही में किस स्थान पर इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है आपके पास रायपुर जिले के बेमता सरोरा में, दुर्ग जिले के नंदिनी में, बेमेतरा जिले के साजा में या बालोद जिले के डोंडी लोहारा में। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये प्रविष्टि तिथि है 3 जून 2021 की। लिखा है केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल रूप से रायपुर छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। ठीक, लगभग 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 25,000 किसान जो हैं वो लाभान्वित होंगे। ठीक, इसके आगे लिखा है, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि रायपुर जिले के बेमता सरोरा में स्थापित किया गया है मेगा फूड पार्क। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा? रायपुर का बेमता सरोरा। ठीक, वापस आते हैं प्रश्न में। ठीक, तो यहां इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रायपुर जिले के बेमता सरोरा में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क जो है वो शुभारंभ किया गया है अभी हाल ही में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है पंच कैलाश केदार बद्री एवं मानसरोवर यात्रा की एक अनुभूति, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर एस.के. सिंह, डॉक्टर मनु गुलेरिया, श्री एम मोटवानी, डॉक्टर संजय अलंग। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक,
ठीक, तो यहां पर देख पा रहे हैं आप प्रविष्टि तिथि 1 जून 2021 की। लिखा है कि राज्यपाल ने पुस्तक पंच कैलाश केदार बद्री एवं मानसरोवर यात्रा एक अनुभूति का किया विमोचन। इसके आगे लिखा है कि राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने आज यहां राजभवन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सेवानिवृत्त डॉक्टर एस के सिंह द्वारा लिखित पुस्तक, ठीक है, इस पुस्तक का नाम है का विमोचन किया। ठीक, तो यहां से आपको मिल जाता है उत्तर, कौन है लेखक, डॉक्टर एस के सिंह। ठीक है, ये पहले अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ थे, अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ठीक, तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस के सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, राज्य के समग्र विकास हेतु उपाय सुझाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा हाल ही में कितने टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ठीक है, आपको पता होगा कि बहुत सारी योजनाएं हमारे यहां चलाई जाती है, बहुत सारे तरीके के ऑपरेशंस चलाए जाते हैं और साथ ही योजनाओं पर सलाह देने के लिए बहुत सारे समितियां बनाई जाती हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, टास्क फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में राज्य योजना आयोग के द्वारा बहुत सारे टास्क फोर्स जो हैं इसका गठन किया गया है। तो यही आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि कितनी है इनकी संख्या, ये जो टास्क फोर्स बनाए गए हैं इनकी संख्या कितनी है। ऑप्शन है आपके पास 7, 8, 9 या 20। तो आइए जानते हैं कि टास्क फोर्स की संख्या कितनी है। चलिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 1 जून 2021 की प्रविष्टि है। राज्य योजना आयोग द्वारा प्रदेश के समग्र विकास हेतु 9 टास्क फोर्सेस गठित किए गए हैं। ठीक, इसमें आगे पढ़िएगा, काम की चीज है। राज्य के समग्र विकास हेतु उपाय सुझाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा 9 टास्क फोर्स गठित किए गए हैं। पूर्व में गठित टास्क फोर्सेस की कड़ी में राज्य योजना आयोग द्वारा जिन टास्क फोर्सेस का गठन किया गया है उनमें मुख्यमंत्री के सलाहकार, ठीक है, देखिए नाम देखिएगा यहां पे, श्री राजेश तिवारी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य, पोषण, खाद्य सुरक्षा हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ठीक है, यानी कि जो राजेश तिवारी जी हैं उनकी अध्यक्षता में जो टास्क फोर्स बनाया गया है वो स्वास्थ्य, पोषण और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सलाह देगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री विनोद वर्मा की अध्यक्षता में कला, पर्यटन, पुरातत्व एवं संस्कृति संवर्धन हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके अलावा श्री रुचिर गर्ग की अध्यक्षता में खेल, युवा कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, श्रमिक कल्याण हेतु टास्क फोर्स गठित किया गया है। इसके अलावा श्री प्रदीप शर्मा की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास प्रबंधन, इसके अलावा राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह की अध्यक्षता में वित्तीय संसाधनों का विस्तार, ठीक है, और योजना आयोग के सदस्य श्री के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में उद्योग, कौशल विकास, रोजगार के क्षेत्र में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ठीक, तो ये उस टास्क फोर्स को हेड करेंगे इन लोग। ठीक है, कौन कौन है, श्री विनोद वर्मा जी, राजेश तिवारी जी, रुचिर गर्ग जी, प्रदीप शर्मा जी, है ना, डॉक्टर के सुब्रमण्यम जी, अजय सिंह जी। ठीक है, ये लोग टास्क फोर्स को लीड करेंगे। ठीक, और इनकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ठीक, तो प्रश्न में आपको क्या पूछा है, कितने टास्क फोर्स, तो आंसर क्या होगा, 9 टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो आंसर यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, नोनी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई। ऑप्शन है आपके पास 1 मई 2016, 12 जून 2018, 8 अप्रैल 2017 या 1 अप्रैल 2014। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये नोनी सुरक्षा योजना जो है इसके उद्देश्य क्या है और ये कब प्रारंभ किया गया है। चलिए, तो ये है वो अधिसूचना जिसके माध्यम से इसे लागू किया गया था। ये जो नोनी सुरक्षा योजना है इसे लागू किया गया था। ठीक, यहां पर आप देख पा रहे हैं विषय, नोनी सुरक्षा योजना लागू किए जाने विषयक स्वीकृति। लिखा क्या है, राज्य में घटते बाल लिंगानुपात तथा बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए नोनी सुरक्षा योजना लागू की जा रही है। दिनांक 1 अप्रैल 2014 से इसे लागू माना जाएगा।
योजना संचालन संबंधी दिशा निर्देश एवं आवेदन प्रारूप आदि संलग्न है। ठीक है, ये जो जिन लोग को प्रतिलिपि भेजा गया होगा उनके लिए इसे संलग्न किया होगा। ठीक, तो यहां से हमारे प्रश्न का उत्तर तो मिल जाता है। नौवीं सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई? 1 अप्रैल 2014 से। ठीक, आइए देखते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं योजना का उद्देश्य, पहला पॉइंट है प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना। दूसरा है बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, बालिका भ्रूण हत्या रोकना और बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाना। और चौथा है बाल विवाह की रोकथाम करना। ठीक, तो इन लक्ष्यों को साथ लेकर के ये जो योजना है नौवीं सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2014 से प्रारंभ किया गया है। ठीक, तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 2014 को यह योजना प्रारंभ की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है संकटग्रस्त महिलाओं, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत, परित्यक्ता को आश्रय व सहारा प्रदान करने के लिए प्रदेश में कितने स्वाधार गृह संचालित किए जा रहे हैं? ठीक है, देखिए ये जो योजना है ये आपको महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग के वेबसाइट पर यह योजना आपको मिल जाएगी। ठीक, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो स्वाधार गृह योजना है ये क्या है। चलिए, तो यहां पर देख पा रहे हैं आप स्वाधार गृह योजना संकटग्रस्त महिलाओं, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत, परित्यक्ता को आश्रय व सहारा प्रदान करने तथा निःशुल्क परिपालन व पुनर्वास के लिए प्रदेश में 3 स्वाधार गृह का संचालन किया जा रहा है। ठीक, कहां पर है? एक है आपका बिलासपुर में, नोट डाउन करते चलेंगे चाहे तो, है ना, वैसे पीडीएफ तो मिलेगा। दूसरा है सरगुजा में, है ना, और तीसरा है कांकेर में। ठीक, तो इन 3 जगहों पर चलाया जा रहा है क्या? स्वाधार गृह। उद्देश्य क्या है? तो आप देख पा रहे हैं संकटग्रस्त जो महिला है, ठीक है, या जो विधवा है, परित्यक्ता महिला है, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला है, इन सबको आश्रय प्रदान करने का जो कार्य है वो स्वाधार गृह योजना के द्वारा किया जाता है। ठीक, चलिए, तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा? कितने चलाए जा रहे हैं स्वाधार गृह? संख्या में कितनी उनकी? 3 है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में ओवरऑल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है? ठीक है, यहां पर किसकी बात हो रही है? ओवरऑल रैंकिंग की बात हो रही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ प्रथम किस क्षेत्र में पाया है? तो लैंगिक समानता। ठीक है, लैंगिक समानता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ जो है ये प्रथम स्थान पर है। ठीक, लेकिन यहां पर प्रश्न आपको लैंगिक समानता से नहीं पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? ओवरऑल रैंकिंग में। ठीक है, यानी कि जितने बिंदुएं हैं उन बिंदुओं के आधार पर जो ओवरऑल रैंकिंग निकाली गई है उसमें छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है? ऑप्शन है आपके पास 16वां, 17वां, 18वां या 19वां। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इस एसडीजी रैंकिंग में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है। चलिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, है ना, ये इंडिया के बारे में बता रहा है। ठीक है, इंडिया की क्या स्थिति है? तो इंडिया की स्थिति जो है वो वर्ष 2019 में 60 अंक थे इंडिया के। इस रैंकिंग में या इस वर्ष की रैंकिंग में बोला जाए तो कितना हो गया है अंक? 66, यानी कि भारत ने अपने एसडीजी स्कोर में सुधार किया है। ठीक, पहले स्थान की बात करें तो केरल पहले स्थान पर है, आप देख पा रहे हैं यहां पर। ठीक, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का स्थान आप यहां पर देख पा रहे हैं 19वें नंबर पर है छत्तीसगढ़। किसमें? ओवरऑल रैंकिंग में। प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न में आपको यही पूछा है कि ओवरऑल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? तो क्या है? 19वां। ठीक है, 19वें नंबर पर है ओवरऑल रैंकिंग में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है रेडियो कार्यक्रम लोकवाणी की 18वीं कड़ी का विषय क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास राजीव गांधी किसान न्याय योजना का विस्तार, कोरोना काल में छत्तीसगढ़ का विकास, हमर चिन्हारी किसान या गोधन ले होही संपन्न हमर छत्तीसगढ़। तो आइए जानते हैं कि जो 18वीं कड़ी जो है लोकवाणी का ये कब प्रारंभ होने वाला है। ठीक है, कब इसका प्रसारण होगा और इसका विषय क्या है।
तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 3 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है, लोकवाणी में इस बार राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर होगी आपकी बात मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ। ठीक, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के रेडियो कार्यक्रम की 18वीं कड़ी का प्रसारण 13 जून 2021 को सुबह 10 बजे से 10:30 बजे से 11 बजे के बीच होगा। ठीक है, यानी 10:30 बजे से 11 बजे के बीच आप इसको सुन सकते हैं। इस बार का विषय है राजीव गांधी किसान न्याय योजना का विस्तार, यही आपको प्रश्न में पूछा है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का विस्तार, ये लोकवाणी के 18वीं कड़ी का विषय होने वाला है। ठीक, कब प्रसारित होने वाला है, 13 तारीख को, 13 जून को यह प्रसारित होगा। अब आते हैं राष्ट्रीय समसामयिकी के कुछ तथ्यों पर। चलिए, पहला प्रश्न है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 रिपोर्ट में ओवरऑल रैंकिंग में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो अभी पीछे कुछ स्लाइड पहले ही हमने देखा। ठीक है, सारे राज्यों की रैंकिंग देखी हमने, उसमें सबसे पहला स्थान किसका है ओवरऑल रैंकिंग में, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा राज्य है जिसने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 के कारण माता पिता या कानूनी अभिभावक दत्तक माता पिता को खोने वाले बच्चों की सहायता के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन है आपके पास 29 मई 2021, 25 अप्रैल 2021, 12 मई 2021 या 1 अप्रैल 2021। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इसको। चलिए, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं प्रविष्टि तिथि 29 मई 2021 की। क्या लिखा है, कोविड से प्रभावित बच्चों की सहायता और सशक्तिकरण के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन एम्पावरमेंट ऑफ कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन का शुभारंभ किया गया। ठीक है, यही वो योजना है, इसी को क्या बोला गया, पीएम केयर्स। ठीक, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन इसी को बोला गया है। ठीक, कब प्रारंभ हुआ है, तो यहां से आप देख पा रहे हैं 29 मई 2021। इसकी अधिक जानकारी आप दिए गए पीडीएफ से प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ किए गए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम से कितने किसानों के लाभान्वित होने का अनुमान है? ऑप्शन है आपके पास 4 लाख, लगभग 8 लाख, लगभग 16 लाख या लगभग 10 लाख। तो आइए जानते हैं कि ये बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम क्या है और कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे। चलिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 31 मई 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ठीक, इस कार्यक्रम से लगभग 10 लाख किसानों को मदद मिलेगी। ठीक, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या है, 10 लाख। और उम्मीद है कि सभी 53 क्लस्टरों में लागू होने पर इसमें 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा। ठीक है, यानी कृषि की ओर जो निवेश है उसको आकर्षित करने के लिए ये जो बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम है इसे प्रारंभ किया गया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत पीपीपी मॉडल को भी अपनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो निजी क्षेत्र है उनको निवेश हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ठीक, तो फिलहाल प्रश्न में आपका आंसर क्या है, 10 लाख किसान जो हैं इससे लाभान्वित होने की उम्मीद है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 किस लेखक को प्रदान किया गया है? ऑप्शन है आपके पास शेष नारायण द्विवेदी, महालक्ष्मी खांडेकर, लावण्य त्रिपाठी या राजकमल झा। ठीक है, ये कमल झा नहीं, ये राजकमल झा है ऐसा। ठीक, इसको पीडीएफ में भी आप सुधार लेंगे थोड़ा सा। ठीक, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि किसको मिला है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020। चलिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 7 दिसंबर 2020 को कोपेनहेगन डेनमार्क में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार द इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर और लेखक
राजकमल झा को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक, यह पुरस्कार उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए दिया जाएगा। ठीक, तो यहां पर याद रखेंगे राजकमल झा जी को दिया गया है। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? द सिटी एंड द सी। तो आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ। ठीक, तो यहां पर मैंने जैसे कि आपको बताया ऑप्शन नंबर डी कमल झा नहीं राजकमल झा है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे और यही इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है 2020 का साहित्य का नोबेल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है आपके पास लुइस ग्लक या लुइस ग्लुक लिखा है ये। ठीक, इमैनुएल कारपेंटियर या जेनिफर डाउडना, चार्ल्स राइस। तो आइए जानते हैं कि किसको मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 में। तो यहां पर देख पा रहे हैं आप, है ना, नोबेल प्राइज के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया स्क्रीनशॉट है। नाम क्या लिखा है? लुइस ग्लुक, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020। ठीक, किसको मिला है? लुइस ग्लुक जी को मिला है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के समसामयिक श्रृंखला के अंतर्गत छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।